क्वेश्चन नंबर 20, अभी तक का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अभी तक का, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20, टीएस ग्रेवर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टार लिमिटेड। क्या गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 1920 का दे रखा है हमें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है जी। और क्या गिवन है? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स है। और कोई एडजस्टमेंट है? अदर इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन रीड करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। अदर इनकम, अदर इनकम क्या होती है आपकी? नोट नंबर गिवन है। अदर इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। जब भी नोट नंबर गिवन है तो नोट पे चले जाओ सीधा। नोट नंबर 1, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन प्रॉफिट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, ये सब क्या होती है? अदर इनकम में जो भी आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। क्या करेंगे वो तो बात की बात है, अभी अपनी रेफरेंस के लिए लिखते रहते हैं। एक्सपेंसेस में परचेजेस दे रखे हैं, चेंज इन इन्वेंट्री है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसको स्टार लगा दो। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यूज होगा मेरा किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। चेंज इन इन्वेंट्री का नोट दे रखा है, तो नोट नंबर 2 पे आ जाते हैं। नोट नंबर 2 में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है। यूज करेंगे, देखेंगे क्या होगा। ये -3 लाख, इसलिए कि यहाँ माइनस हो रही है, अदरवाइज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2,84,000। ओके। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या है? कुछ मेंशन नहीं है, नोट गिवन है, बिल्कुल मेंशनड है, नोट देखेंगे। नोट नंबर 3, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, इनको हाईलाइट कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का तो मुझे कोई रोल ही नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम का कोई रोल ही नहीं है इनडायरेक्ट मेथड में, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चाहिए। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। परचेजेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट मतलब अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही पार्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है ही ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग, ओपनिंग नहीं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस तो आपको बताया कि ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो वो तो एक्सपेंसेस हैं ऑपरेशंस के। हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में ओवरऑल प्रॉफिट में से हम रिवर्स करते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स और कुछ अप्रोप्रिएशन। अदर इंफॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है? ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या गिवन है ये? वर्किंग कैपिटल चेंजेस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ट्रेड पेबल्स 2019 बढ़ गए तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000 से 0 हो गए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 22 से 25, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड बैक कर देंगे। और कुछ नहीं है। अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है,
तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपको ऑलरेडी उस ईयर का प्रॉफिट गिवन है। ध्यान से देखना स्टार्टिंग पॉइंट। तो वर्किंग नोट में पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 1,84,000। रीचेक करना चाहूंगा। 1,80,000। हल्का सा कोल्ड है, ज्यादा कुछ नहीं। 1,80,000 आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्स भी लिख सकते हो बस। कितना प्रोविजन करा? 64,000। एड बैक करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 64,000 ऐड कर दिया, तो 64,000 अगर ऐड करेंगे तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 244। बट रिकॉल द एंटायर फॉर्मेट। प्रपोज डिविडेंड पूरे क्वेश्चन में कहीं पे प्रपोज डिविडेंड नहीं है। करंट ईयर का तो इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं, नहीं है। ओके, इंटरिम डिविडेंड कहीं नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स हम दिखा चुके हैं, और लॉस इसमें सॉरी प्रपोज डिविडेंड है नहीं, इंटरिम डिविडेंड है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स हम दिखा चुके हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स है नहीं, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है। तो क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 2,44,000। ध्यान से देखना 2,44,000। ध्यान से देखना क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें ऐड क्या? ऐड आइटम्स टू बी एडेड। यहां पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक होते हैं। तो क्या है हमारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? परचेजेस नहीं आता, ऑपरेटिंग होता है। चेंज इन्वेंट्री ऑपरेटिंग होता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,85,000। तो एड बैक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,85,000 एड बैक कर दिया। देन आ गया अदर एक्सपेंसेस में क्या है? नोट नंबर 3 में गए। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नहीं करना। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नहीं करना। मुझे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश रिवर्स करने हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड होता है, ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना लॉस था? 36,000। ओके, फाइनेंस कॉस्ट अगर होती तो वो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की तरफ वो ऐड बैक हो जाता, नहीं है। और कोई लॉसेस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो माइनस आइटम्स टू बी डिडक्टेड। क्या डिडक्ट होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम, ये सब माइनस हो जाएगा। क्या है? ध्यान से देखना। डिविडेंड रिसीव्ड कहां होगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम में जो भी है वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना है। डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल दोनों ही माइनस होंगे, 5,000 और 40,000। डिविडेंड रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट का नाम गिवन है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। ओके, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? 5,000 एंड 40,000। ठीक है, माइनस 5,000 माइनस 40,000। ठीक है, अब जो आया
ऐड करके माइनस करके, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखना चाहिए यहाँ पे एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। एड वाले क्या क्या है देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें अलग से दे रखे थे। एड वाले ये ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, और सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, बाकी दोनों माइनस वाले हैं। ट्रेड पेबल्स 28,000 से बढ़ रहे हैं, एड लिखना होगा यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 28,000, सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए 22 से 25, इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 3,000, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने ट्रेड पेबल्स दिखा दिए, ये दिखा दिया, बाकी दोनों माइनस आइटम्स हैं। लिख लेते हैं पहले फॉर्मेट, क्या लिखेंगे, लेस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड increase in current liabilities. Oh, sorry. Increase in current assets. Increase in current assets. Sorry. Increase in current assets and decrease in current liabilities. तो याद करने का तरीका क्या, मतलब losses, kind of losses add back होते हैं, gains minus होते हैं, याद करने का तरीका बस। तो लिखते ही पता गया कि उल्टा लिखा, माइनस होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए 37,000, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। माइनस क्यों होते हैं, आपके रेवेन्यू तो जनरेट हुआ बट आपको पैसे थोड़ी ना मिले अभी, तो कैश आया नहीं है अभी, तो माइनस करो। प्रॉफिट तो बढ़ गए, अक्रूड इनकम के हिसाब से जनरेट तो ही है इनकम, बट पैसे नहीं आए अभी, माइनस करो। कितने, 37,000। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000 से जीरो हो गए, 5,000 से जीरो हो गए, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000, डिक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 5,000। ठीक है जी, दिखा दिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखा दिए। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत बारी मिस हो जाता है। क्या, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री एक हिडन एडजस्टमेंट है। चेंज इन इन्वेंट्री एक्सपेंस तो नहीं है, बट जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो मेरी यूज हो जाएगी कहाँ पे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने जानबूझ के अलग से कभी दे देंगे कभी नहीं देंगे, ये चेक करने के लिए आपकी बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्टॉक भी तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 2,84,000, इंक्रीज हुआ है स्टॉक, इंक्रीज हुआ है स्टॉक कितने से, 16,000 से, तो इंक्रीज इन स्टॉक का क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस हो जाएगा। तो माइनस में एक और चीज आ जाएगी, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, स्किप हो जाता है, दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, रह जाता है। तो
प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बचाएगी, वेरीफाई करते 16 ही था ना, 284 ओपनिंग था, क्लोजिंग 3 लाख है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएंगे 16,000, और तो कुछ नहीं रह गया। ठीक है जी, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो आया इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। प्लस वाले प्लस कर दिए, माइनस वाले माइनस कर दिए। आप चाहो तो स्टेप वाइज कर सकते हो कि जो पहले ऐड करे उनका टोटल निकाल दिया, फिर उसके बाद जो माइनस करे उनका अलग सा। स्टेप स्टेप पे निकालते रहोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, कैलकुलेशन का एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या निकला ये, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अब ऑलमोस्ट ओवर, हमें तो चाहिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लास्ट में क्या होता है, ऐड होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स, माइनस होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, और टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो कोई है नहीं यहाँ पे, हमें देखना है कि रिफंड और टैक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिफंड तो कहीं नहीं है, बस ये गिवन था प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान से देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। रूल क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का, करंट ईयर प्रोविजन एड बैक होता है, प्रीवियस ईयर प्रोविजन माइनस होता है एज टैक्स पेड। बट हमें तो दो वैल्यूज गिवन नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आ रहा है वो होता है करंट ईयर प्रोविजन, और हमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, एक ही वैल्यू गिवन है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का एक ही वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वही प्रोविजन इस साल क्रिएट हुआ होगा, वही टैक्स इस साल पे हुआ होगा, अजम्पशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई होगी। if only one value is given regarding provision for tax, it will be added back in the first part to calculate net profit before tax and extraordinary items, and the same amount will be deducted in the last part to calculate cash flow from operating activities. Rule है, माइनस हो जाएगा 64,000 less tax paid minus 64,000। तो नेट रिजल्ट क्या आया, 3,29,000। इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,29,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल लिखवाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। if only one value is given for provision for taxation, it will be assumed that the same amount was created as a provision in the current year, and the same amount was paid as tax in the current year। assumption है, क्योंकि हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तब अप्लाई होगी ये assumption। एक ही वैल्यू गिवन है तो स्टार्टिंग में वो ऐड होगा, ऐड ही क्यों करा फिर हमने, क्योंकि हमें अलग से चाहिए ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, हर एक आइटम की अपनी एक वैल्यू होती है। फिर लास्ट में रेजिडुअल आइटम्स आते हैं, तो टैक्स जो पेड है
एक ही वैल्यू है, तो वही प्रोविजन होगा, वही पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब इसमें एक भी अमाउंट इधर उधर बच गए बेटा, एक भी अमाउंट इधर उधर हो जाता ना, इसका आंसर इनिशियली निकलना कोई चमत्कार से कम नहीं होगा आपके लिए। इतने सारे अमाउंट दिखाने हैं, कोई एक अमाउंट प्लस की जगह माइनस हो गया, कुछ भी हो गया, आंसर मैच नहीं करेगा। तो आंसर मैच ना करे तो घबराना मत, बड़ी नॉर्मल सी बात है आंसर मैच ना करना। ये देखना कि आपने जो 50 आइटम्स लिखे उसमें से कितने सही थे, कितने गलत थे। धीरे धीरे उसकी परसेंटेज बढ़ जानी चाहिए जो आप सही कर रहे हो। एक टाइम आएगा जब आप पूरा सही करोगे। पूरा सही करने के लिए फॉर्मेट दिमाग में छपा होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल 200% होना चाहिए, क्योंकि कौन सा आइटम कहाँ दिखाना है, कुछ रह तो नहीं गया। बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन कर रहे हो तो वो तो सिर्फ आराम से देख देख के कॉपी करो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम क्वेश्चन को दोबारा अपने आप सॉल्व करना बिना देखे कि आप उसको कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद भी अपने आप जरूर करना, चेक करना कि आप सही आइटम सही जगह प्लेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। इट विल टेक टाइम, बट यस, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक, बट टाइम देना पड़ेगा प्लीज। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20।